कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। ताहम अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट की जज मोहतरमा ज्ञान सुधा मिश्रा और जस्टिस मार्कंडे काटजू ने एक अहम फैसले में कहा है कि 92% हिंदुस्तानी आबादी मुहाजिरीन पर मुश्तमिल है। जब यह फैसला रोशनी में आया तो हिंदुस्तान के लोग हैरान रह गए, लेकिन यह हकीकत है कि कदीम जमाने से ही मुख्तलिफ आबादियां हिंदुस्तान आती रहीं और हिंदुस्तानी कल्चर इख्तियार करती रहीं। मुख्तलिफ माहौल को कबूल करने की इंसानी सलाहियतों ने जिस्मानी साख्त को ऐसा कर दिया है कि इसकी असल का राज और मुख्तलिफ आबादियों की तौसी के राज को समझना मुश्किल हो गया है। मशहूर फ्रांसीसी फलसफी और नोबेल इनाम याफ्ता रोमेन रोला ने कहा था कि अगर इस रूए जमीन पर कोई ऐसी जमीन है जहां तमाम इंसानों के ख्वाबों को एक घर मिला हो, जब से इंसान ने जिंदा रहने का ख्वाब देखना शुरू किया है, तो वो हिंदुस्तान है। यूं वो तारीख के हकाइक की तस्दीक कर रहे थे। इस दरमियान माक़ब्ल बर्तन साजी या हजरी अहद के आखिरी दौर 600 से 550 काफ मीम में जुज़वी तौर पर आबादी के बढ़ जाने की वजह से ऐन गज़ाल की आबादी को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आधी आबादी चरवाहों की हो गई, जो सिर्फ आधे साल ही ऐन गज़ाल में रहती थी। ये समाजी सूरत हाल उस अहद की इमारतों में नुमाया है, खुसूसन ज़ख़ीरा करने के मकानात जिसमें शायद मुहाजिरीन का सामान रहता था। उनमें 12 से 15 मुरब्बा फीट का एक मरकजी गुलाम गर्दिश होता था। दिल्ली की जमीन जो हजारों बरसों से बाहर के लोगों को अपनी जानिब राग़िब करती रही है, उसकी असल वजह उस वक्त यहाँ की अरावली की पहाड़ियों के किनारों से बहती यमुना नदी और उसके आसपास के हरे भरे मैदान थे। जमुना का बहाव शिमाल मशरक में 100 किलोमीटर से ज्यादा और जुनूब दक्कन में 40 किलोमीटर से ज्यादा तब्दील हुआ है। पानी और जरखेज मिट्टी की वजह से दिल्ली के आसपास भी कई बाहरी कबीले और उस वक्त के इंसानों के लश्कर आकर बस गए। उन्होंने सिर्फ जिंदा रहने के जराए ही नहीं तलाशे, बल्कि खुद को जंगली जानवरों, कुदरती आफात और बाहरी कबीलों के कहर से बचाने के औजार भी बना डाले। इंसान की फितरत हर वक्त कुछ नया करने की होती है। दिल्ली की जमीन पर बसे लोग भी कुछ इसी जानिब बढ़ रहे थे। उन्होंने अब बड़े पत्थरों या गारों का दामन छोड़ दिया था और वो अपने लिए नीची और झुकी हुई गोल छतों वाले मकान बनाने लगे थे। बाद में इन्होंने चौकोर छतों को बनाना शुरू किया और इनके मकानों की दीवारों पर मजबूत पत्थरों ने अपना सिरहाना लगा लिया। इसी तरह के मकानों के नक्शे उस वक्त के मगरिबी और अफ्रीकी मकानों में भी शुरू हो चुके थे। यानी इस जमीन पर लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना मुसलसल जारी था। इस सरजमीन के लोगों ने जो औजार तैयार किए थे वो भी बड़े मुनफरिद अंदाज के थे। बाद में
उनसे मिलते जुलते औजार हिंदुस्तान की नदियों की तहजीब में इस्तेमाल किए गए, जो दिल्ली के बहुत करीब है, जिसको रूसी आर्कियोलॉजी के माहिरीन स्रेजनी स्टॉक कहते हैं कि इनकी पहचान तकरीबन 100 मकामात से हुई, जो दरियाए नेपर के वस्ती साहिल में वाक़ हैं, जो बहरे अस्वद में जाकर गिरता है। सर यदनी स्टॉक के मुताबिक सकाफत के जमाने का तायुन दुश्वार है। स्रेजनी स्टॉक सकाफत के बाद यामना या गड्ढेदार कब्र कल्चर का ज़हूर हुआ, जिसने 3500 से 2800 काफमीम के दरमियान नशोनुमा पाई। सकाफती तौर पर दफनाने के अलग अलग तरीकों के अलावा इस सकाफत ने चौकोर नोकदार मीनार तामीर कराने को भी रिवाज दिया, जो पत्थर के मुजस्समों के साथ शुरू हुए होंगे और पूरे यूरोप में फैल गए होंगे। गड्ढेदार कल्चर से वाबस्ता बर्तन भी हाथ से बनाए जाते और खुदरे हुआ करते थे। इसके अलावा सकाफती तौर पर इनके जेवरात भी अलग और मुमताज होते थे। लेकिन इनकी सबसे काबिल जिक्र ईजाद पहिएदार सवारियां थीं, जिनको वैगन का कदीम नमूना कह सकते हैं। वो जहां भी गए इस कल्चर को साथ ले गए। इनमें तेज रफ्तार घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी भी शामिल थी। गैर काश्त शुदा घास के मैदान के माहौल को लोगों ने कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया और अपने लिए अच्छी जमीनों की तलाश में यूरोप व एशिया की मुख्तलिफ समतों में हरकत की, जहां अकामत पजीर होकर वो नई तहजीबों की बनाओ तश्कील का काम कर सकते थे। कुछ इब्तदाई यूरोपियनों ने, जिन्होंने यूनान से नक्ल मकानी की थी, जल्द ही जबान की मकतूब शक्ल को तरक्की दे डाली। दूसरी जानिब कदीम इब्तदाई यूरोपियन जबानों के बोलने वालों और खासकर उन कबीलों ने, जिन्होंने जुनूब में ईरान और हिंद का रुख किया था और जो संस्कृत की कदीम बोली बोलते थे, अपनी जबान को तहरीरी शक्ल देने से मुद्दतों एतराज़ किया। नतीजा ये हुआ कि कदीम लिटरेचर व तारीख के दस्तावेज़ों की तदवीन ना की जा सकी और कदीम वक़ाए को तहरीर में ना लाने से न सिर्फ कदीम वक़ाए का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सका, बल्कि उन ज़मानों में अदबी तहरीरें भी नहीं लिखी गईं और इनका इम्कान हमेशा के लिए महदूम हो गया। डॉक्टर राजेश कोचर, एक एमिरेट साइंसदान और माहिर फलकियात, बताते हैं कि इस इब्तदाई इंडो यूरोपियन ज़माने में एक तरक्की ये हुई कि घोड़े पाले जाने लगे, जिसने उस सोसाइटी को बदल कर रख दिया। उसने खाने का एक वसीला मुतारिफ कराया। इसमें ज्यादा बात यह थी कि घोड़े रखने वाले बड़ी मुसाफतें कतई कर सकते थे और पैदल चलने वाले कल्चरों पर तेजी से हमला कर सकते थे और उन्हें जवाबी कार्रवाई का खौफ भी नहीं होता था। चीनी स्टडीज से पहले दिल्ली में भी घोड़ों भेड़ों को पालने का रिवाज शुरू हो चुका था। दिल्ली के बारे में ये भी सबूत मिलते हैं कि यहाँ पर वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ जबानों का भी बोलबाला रहा। यहाँ संस्कृत से लेकर तुर्की, फारसी, हिंदवी और उर्दू जैसी जबानों ने अपने को यहाँ के लोगों के बीच किसी रेशमी जाली की तरह बुन लिया। अगर सही कहें तो इंडो यूरोपियन जबानों को भी एक मुकम्मल पनाह देने वाली जमीनों में भी दिल्ली कहीं पीछे नहीं है। चीनी स्टडीज और इंडो यूरोपियन जबानों पर एक अथॉरिटी प्रोफेसर मायर, जो पेनिनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं, कहते हैं, चीन को अक्सर ऐसी खालिस तहजीब समझा जाता है जो अलग थलग तरक्की पजीर हुई, जो इस्ताराती तौर पर एक बड़ी दीवार के पीछे थी। लेकिन हकीकत यह है कि कांसे के अहद से ही मशरिक एशिया के तमद्दुन यूरोप व एशिया के दूसरे तमद्दुनों से खासे वाबस्ता थे। दरी असना मुहाजरत करने वाले कुछ इब्तदाई इंडो यूरोपियन
अपने मादरे वतन की तलाश में चीन के सूबे संक्यांग के तियानशियान पहाड़ों जैसे दूर दराज इलाकों तक जा पहुंचे। इस इलाके में चीनी आर्कियोलॉजी के माहिरीन के जरिए 100 से जायद ममियां दरियाफ्त की गई हैं, जिनमें से सबसे पुरानी ममी 2000 काफ मीम तक जाती है। इनमें एक नौजवान औरत का जिस्म कामिल तौर पर महफूज है, जिसे लूलान खूबसूरती भी कहा जाता है। इसकी खोपड़ी के वाकयात की बुनियाद पर माहिरीन ने इसकी वजह कते की शिनाख्त की और वाज़े तौर पर वो इंडो यूरोपियन खानदानों से वाबस्ता महसूस हुई। खत्ते में दरियाफ्त शुदा दूसरी ममियों की चमकदार रंग की ऊनी झालर, चमड़े के बूटों और कोटों में मलबूस दिखाया गया है। मदफून लोगों के चेहरों पर यहां पहली बार टैटू कल्चर की छाप भी नजर आती है। ये लोग खत्म क्यों हो गए ये बताना मुश्किल है, मगर इतना यकीनी है कि ये खित्ता सबसे दूर दराज का इलाका है जहां इब्तिदाई यूरोपियन लोग मशरकी समत में एक मुकद्दस सरजमीन की तलाश में दूर तक जा पहुंचे थे। माया बयान महज एक मफरूजा है जिसको गलत साबित करना अभी बाकी है कि इब्तिदाई इंडो यूरोपियन ने जहां जहां भी सफर किया वहां वो रॉक आर्ट पैदा करते चले गए। शिमाली अमेरिका में भी ऐसा ही आर्ट दरियाफ्त हुआ है। दिल्ली के आसपास के कई इलाकों में भी पत्थरों पर इसी तरह की नक्काशियां बरामद हुई हैं। दिल्ली भी हजारों सालों से अलग अलग तहजीबों के समंदर से बदलाव के मोती समेटती रही है। भारतीय उपमहाद्वीप भारतीय बरे-सगीर के जोग्राफियाई सरहदें बखूबी तय हैं और यहाँ माहौलियात में कसरत नजर आती है। माक़बल तारीख से ही इंसान ने यहाँ पर पहाड़ों, नदियों और खित्तों को पार करते हुए मुनासिब जमीन की तलाश हमेशा की है। यहाँ तक कि हिमालय को भी बोलान या खैबर दर्रों से पार करते हुए और जमीनी रास्तों से चीन, वस्ती एशिया और यूरोप के साथ भारतीय बरे-सगीर को जोड़ने की कोशिश की गई है। गालिबन इब्तिदाई इंडो यूरोपियनों के मशरकी समत में आज के चीन की तरफ सफर करने से पहले ही उन्होंने ईरान की तरफ हरकत की हो और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जरिए वो इंडिया में दाखिल हुए हों और वहां मुकीम हो गए हों। इब्तिदाई इंडो यूरोपियनों की ये पहली लहर न थी जो आज के हिंदुस्तान के शिमाली किनारों की तरफ जाकर लद्दाख की वादियों की तरफ जा निकली, और कदीम तारीख के अदवार में लद्दाख ने यूरोपी कबीलों के क़याम, उठान और चलत फिरत का मुशाहिदा किया है, जिसका रास्ता यही जोग्राफियाई मुसाहत थी जिसमें क़याम करना खासा दुश्वार था। जो शहादतें मालूम हैं उनसे ये पता चलता है कि इंडिया के लद्दाख में सबसे पहले जो लोग आबाद हुए वो इब्तिदाई इंडो यूरोपियन ही थे। ये लोग उन ग्रुपों का हिस्सा रहे होंगे जो शिकार के लिए और चारे की तलाश में 2000 ता 4000 काफ मीम निकले होंगे। वो रहने के लिए मुसलसल किसी मयारी सरजमीन की तलाश में रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने इस जमाने में इतनी दूरियां कतई की जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। पानी के वसाइल को गले लगाते हुए ऐसा लगता है कि इनके क़याम गाह शुरू में लंबी चट्टानें, घाटियां या गहरी नालियों के पास या दरियाई वादियों के साथ साथ फितरी पनागाहें रही होंगी। इनके जरिए तख्लीक की गई रॉक आर्ट अस्तशनाई तौर पर सादा भी थी और उनकी समाजी बूदबाश का अक्कास भी। इनकी इसी जुस्तजू ने इनको जिंदा रखा और आज भी इनकी यही तख्लीकात इनकी नक्लो हरकत का पता लगाने में आर्कियोलॉजी के जदीद माहिरीन और मुर्रखीन की मदद करती हैं। इनकी नक्लो हरकत वसी और दुश्वार गुजार जोग्राफियाई मुसाहत में शामिल है, जो रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान और लद्दाख तक फैली हुई है। हुंडार और डिस्कट नामी गारों की दरियाफ्तें उन्हीं सियाहतों का नतीजा करार दी जा सकती हैं।
ये बड़े बड़े फितरी गार हैं जिनमें आसानी से खासी इंसानी आबादी की समाई हो सकती है। अनासिरे फितरत से बचाव और खासकर बारिश के अय्याम में ये उनको पनाह और तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते थे। उन्हीं लोगों के बाज़ ग्रुपों ने चट्टानों पर नक़ूश भी छोड़े हैं जो वादी बर और सियाचिन ग्लेशियर के पास ससुमा वगैरह के दरमियान बिखरे हुए हैं। अच्छी बात यह हुई कि दरियाए सिंध को गले लगाने वाले दूसरे ग्रुपों के हश्र से नावाकिफ दूसरे इंडो आर्यन ग्रुप अब गिलगित, सकाडू, गोल और खालसी के महवर पर मुतहरिक थे, जबकि बाज़ ग्रुप गिलगित, सकाडू, कारगिल, दराज और जोजिला दर्रे को उबूर करके और कश्मीर से गुजरकर बरज़हूम तक जा रहे थे। भले ही दुनिया के किसी भी हिस्से से इंसानों ने एशिया की तरफ कूच किया हो, लेकिन वो उस वक्त के हिंदुस्तान या कहें इस खूबसूरत खित्ते की तरफ खींचते चले गए होंगे। कश्मीर लद्दाख से होकर आहिस्ता आहिस्ता दिल्ली के मैदानों की तरफ बढ़ते ये दूसरे ग्रुप और इंडो आर्यन लोग हर जगह के पत्थरों पर अपनी मुसव्वरी के निशान छोड़ते चले आए। इनके बुजुर्गों ने जो रॉक आर्ट पैदा किया था वो जरूर इंडो आर्यन के नए ग्रुपों में एतमाद बढ़ा रहा होगा और उनकी रहनुमाई कर रहा होगा। जो ग्रुप वादी कश्मीर के बरज़ूम पहुंचा, जो वादी कश्मीर में है, जो 135 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ी है, वो खुशकिस्मत था। बरज़ूम श्रीनगर से 16 किलोमीटर शिमाल में और समंदर के लेवल से बस 1800 मीटर ऊपर वाक़े है। टीएन खजांची और उनकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम जिसने वहां खुदाई की है, उन्होंने बताया कि इस मकाम ने भी इब्तदाई इंडो आर्यनों को वही माहौल दिया जो उनके वतन में था, और मजीद ये कि ये मकाम ऊंचाई ज़मीन पर वाक़े है जिससे कब्ज़ागीरों को चारों तरफ उफ़क़ में देखकर किसी भी आने वाले खतरे का एहसास हो सकता है। इस मुकाम में जिंदगी को बरकरार रखने वाला पानी मयस्सर था और बखूबी था। साथ ही नदी के बहाव से बनी हुई जमीन काश्त के लिए अच्छा मौका फराहम करती थी, जिसने बरज़हूम हजरी दौर के आखिरी मरहले के लोगों के लिए कयाल और बका के लिए एक अच्छा मकाम फराहम किया। सबसे पहले कयाम पजीर होने वाले 2300 ता 2700 काफ मीम के दरमियान कयाम पजीर हुए, जिन्होंने वस्त एशिया के गड्ढों में रहने वाली कौमों की इत्तबा की। रिहायशी गड्ढे मुस्तरीर या गोल किसी फितरी जमीन में ही खोदे जा सकते थे। वो अपनी बनावट में इंसानी पेशों की तरफ भी इशारा करते थे। मिसाल के तौर पर इन गड्ढों के हाशियों पर सुतूनों के सुराख ये बताते थे कि वहां किसी खत्म हो जाने वाले मादा मसलन बर्च का पेड़ का ढांचा रहा होगा, जिनको लकड़ी के खंभों पर हिफाजती पर्दे की तरह रख दिया जाता था। स्टोरेज वाले गड्ढे जिनकी दरियाफ्तें हुई हैं, बाज जानवरों की हड्डी, पत्थर या हड्डी से बने आलात पर मुश्तमिल होते और रिहायशी गड्ढों से करीब करीब होते। ये भी लगता है कि उस जमाने में ये खित्ता जानवरों से भी पुर रहा होगा, क्योंकि हजरी दौर के आखिरी मरहले के इंसानों की बका के लिए उनका पाया जाना जरूरी था। हीरोडोटस ने, जो यूरोप में तारीख का बाबा आदम कहलाया जाता है, 440 कब्ल मसीह में दुनिया की तारीख लिखी थी। इसमें उसने दर्द कबाइल को तमाम हिंदुस्तानियों में सबसे ज्यादा जंग पसंद लिखा है, और लिखा है कि वो रेतीले मैदान में सोना लेने के लिए भेजे गए थे। वो शायद लद्दाख के बारे में ये कहना चाहता था कि वहां उस वक्त भी सोने की कानें दरियाफ्त हो गई थीं। मेगस्थीनिस, जो एक हिंदुस्तानी दरबार में यूनानी सफीर था, उसने भी इसी तरह की कहानी बयान की है कि रोमी और यूनानी कश्मीरियों को उनके नाम से जानते थे। टोलमी, जो सिकंदर का एक साथी था और उसने सिकंदरिया यानी मिस्र से सिकंदर की सल्तनत को संभाला था,
वो किस्परिया का जिक्र करता है कि ये जगह दरदराई यानी सिंध के दर्द और कैलेंट्राइन के दरमियान वाक़े है। पत्थर के अहद के लोगों की आमद के बाद 1500 कब्ल मसीह से 500 कब्ल मसीह में इंडो आर्यन की एक नई लहर हिंदुस्तान आई। गुलजार हुसैन मुंशी कारगिल में वाक़े हिस्टोरिकल म्यूजियम के मालिक हैं और बड़े संजीदा मुहक्किक हैं। ये शीना तो ये है जी कि जो अभी द्रास में आपके हैं, ये जो मोस्टली आपको द्रास एरिया में मिलेंगे। तो ये जो मोस्टली जो शीना ट्राइब था, ये लोग गिलगित से या चित्राल से जो है इनका रेस मिलता है। या आप जैसे कश्मीर में आपका ये करना गुरेज है, तो ये सब एक ही कबीले के लोग हैं। तो बाकी जो ये दर्दी हैं, इसमें दर्द में मुस्लिम में भी दर्द हैं, बुद्धिस्ट में भी दर्द हैं, जो मोस्टली दस्ती गरकोन के आपके ट्राइब हैं। तो आप लोग इसको प्योर आर्यन रेस जो बोल रहे हैं, मतलब इसको हम लोग यहाँ दर्दी बोलते हैं। तो दर्द से वही है इसके लिए इनका तो रेफरेंस तो मैंने खुद तो नहीं पढ़ा, लेकिन कहते हैं कि महाभारत तक इनका रेफरेंस है। इसमें द्रविदास करके लिखा हुआ, जिसे कुछ कहते हैं कि द्रविदास इन्हीं के बारे में लिखा गया था। और अलेक्जेंडर ने भी अपने जो थी उसने अपनी हिस्ट्री लिखी है, उसमें भी इनका मेंशन है। तो ये लोग भी जो है, लेकिन अगर आप बहुत डीपली इनका ट्रैक करके जाएं तो शीना और ये दर्दी जो है इनका कहीं जाके कनेक्ट हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों जो रेसेस है, ये दोनों मार्शल हैं, बहुत लड़ाकू टाइप के, बहुत तेज़ टाइप के लोग हैं। जबकि नॉर्मली आप देखिए कि पुरिक हो गया या बल्तीस हो गए या बोटोस हो गए, ये बड़े सोबर है। और पुरिक बल्तीस वगैरह में इतना ज़्यादा मतलब हिस्टोरिकली भी इतने मार्शल नहीं रहे हैं। तो ये लोग पुराने एंशिएंट टाइम से ही मार्शल रहे हैं ये लोग। लेकिन दराज कारगिल इलाके के बाशिंदे दर्द और शीना के जरिए बोली जाने वाली ज़बानों के इख्तलाफात के बारे में उनके बयान को दर्द और शीना दोनों ने रद्द कर दिया है। उनका कहना है कि इन ज़बानों के इख्तलाफात 10% से ज़्यादा नहीं है। इस तरह से इंडो आर्यन अपना सफर तय करते गए और आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों पर छाते चले गए। दिल्ली हमेशा से ही इनके लिए सबसे पसंदीदा जगह रही। अगर तारीख पर नजर डालें तो दिल्ली की जमीन पर ही बादशाहों ने अपनी सल्तनतों के पाए धसाए। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।